कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार। इससे पहले मैंने आपको ब्रह्मांड अध्याय पढ़ाया, भूगोल का पहला अध्याय, और आज मैं सौर मंडल पर चर्चा करूंगा। अगर आप 80 या 90 के दशक में जन्म लिए हैं तो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था। हम लोग फिल्म देखने बैठते थे, उसके कुछ देर पहले ही एक गाना बजता था जिसमें गाया जाता था कि सौर मंडल में टिमटिम करते तारे अनेक हैं। तो वो एक भावनात्मक संगीत था और उसका तथ्य से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि सौर मंडल में तारे नहीं होते हैं। सौर मंडल में सिर्फ एक तारा होता है, सूर्य, और बाकी ग्रह होते हैं। तो सौर मंडल शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि सौर मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो सौर मंडल के भाग हैं। उस गाने को आप वहीं छोड़ दीजिए। सौर मंडल के भाग हैं, पहला मुखिया जो प्रधान है वो है सूर्य। दूसरा, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इसके अलावा सौर मंडल में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। इनकी संख्या लगभग 40,000 है, इसलिए नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सौर मंडल में क्या है, आप सोचिए। इसके अलावा सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा सौर मंडल में कुछ उल्का पिंड है। और इसके अलावा सौर मंडल में धूमकेतु है। तो सौर मंडल के सदस्य हैं मुखिया, सौर मंडल का सूर्य, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु। इसके अलावा सौर मंडल में 2 चीजें और हैं। अगर धरती के चारों तरफ वायुमंडल है तो इन हवाओं और गैसों को भी हम सौर मंडल का भाग ही मानेंगे। इसलिए सौर मंडल में गैसें हैं और धूल है। गैसें हैं और धूल है, यानी सौर मंडल के सदस्य हैं सूर्य, 8 ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, धूल और गैसें। शुरुआत हम सूर्य पर चर्चा के साथ करेंगे। इससे पहले ब्रह्मांड अध्ययन में मैंने बताया था कि विशाल ब्रह्मांडी पिंड, पूरा ब्रह्मांड पहले एक विशाल ब्रह्मांडी पिंड के रूप में था। उसमें जब बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो विशाल ब्रह्मांडी पिंड अनेक या असंख्य खरबों ब्रह्मांडी छोटे छोटे पिंडों में विभक्त हो गया, जिन्हें हम वर्तमान गैलेक्सियों के रूप में जानते या देखते हैं। गैलेक्सियों की संख्या 100 अरब है। प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी जिसमें सूर्य स्थित है, हमारे सौर मंडल का मुखिया सूर्य स्थित है, उस गैलेक्सी को हम मंदाकिनी या आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। सूर्य भी आकाशगंगा या मंदाकिनी का एक तारा है। आकाशगंगा के अरबों तारों में से एक तारा है सूर्य। अन्य तारों की भांति सूर्य में भी ऊर्जा, विशाल ऊर्जा और ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलयन की क्रिया है। नाभिकीय संलयन की क्रिया का अध्ययन हम इससे पहले चैप्टर में किए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रत्येक तारे में
हाइड्रोजन होता है और हीलियम। प्रत्येक तारे का 90% से अधिक भाग इन्हीं दोनों तत्वों गैसों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक संश्लेषित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान में आ गया तो हम बता दें कि जिसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं, परमाणु बम से अलग हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन की क्रिया है। ध्यान देने वाली बात है कि धरती पर अभी नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकी है। ये तारों की ऊर्जा का स्रोत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये क्रिया कराने के लिए या इस क्रिया में कितनी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती होगी नाभिकीय संलयन की क्रिया में। ये आसान नहीं है। धरती पर अगर नाभिकीय संलयन की क्रिया कराई जाएगी तो सबसे पहले तो एक ऐसा रिएक्टर होना चाहिए जिसमें कि नाभिकीय संलयन की क्रिया को बर्दाश्त करने की क्षमता हो, क्योंकि इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, ITER। 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। भारत भी इस प्रोजेक्ट का एक भाग है। यह नाभिकीय संलयन की क्रिया संपन्न कराने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत योजना है कि एक ऐसे रिएक्टर का निर्माण किया जाएगा जो कि ऐसे धातु का बना होगा जो नाभिकीय संलयन की क्रिया से निकलने वाली ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके। तो ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, इसे ही छोड़ते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, सूर्य को हालांकि देखना नहीं चाहिए और देखा भी नहीं होगा आपने डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे हमारी नजर नहीं ठहरती है। तो सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर से जगह जगह विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं। प्रकाश स्वयं एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, लेकिन जब सूर्य से निकलने वाली लपटें अर्थात ज्वालाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कभी कभी कि वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके अंतरिक्ष में निकल जाती हैं। फोटोस्फीयर से ऐसी ज्वालाएं निकलती हैं। ऐसी ज्वालाओं या परमाणु आंधियों को हम सौर ज्वाला कहते हैं। सौर ज्वाला क्या है? एक बहुत ही शक्तिशाली या प्रबल विद्युत चुंबकीय विकिरण। यह विकिरण कहां से उठता है? फोटोस्फीयर से, यानी सूर्य के बाहरी सतह से। यह विद्युत चुंबकीय विकिरण कभी कभी इतना शक्तिशाली होता है कि धरती, आप देखिए सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, तीसरा ग्रह पृथ्वी, कभी कभी धरती के वायुमंडल में पहुंच जाता है। क्योंकि धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होती है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खींचे चले जाते हैं। जब धरती के वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो फुलझड़ी की भांति प्रकाश उत्पन्न होता है, रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश कहाँ उत्पन्न होता है? धरती के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर उत्पन्न होता है। ऐसे रंग बिरंगी प्रकाश को जो दोनों ध्रुवों पर उत्पन्न होता है हम क्या कहते हैं? अरोरा लाइट। अरोरा लाइट, अरोरा लाइट कहते हैं। धरती के उत्तरी ध्रुव पर, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उत्तरी ध्रुव पर हम इसे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर
हम इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अरोरा बोरियलिस क्या है? धरती के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाला फुलझड़ी नुमा रंग बिरंगा प्रकाश, जो कि सूर्य के बाह्य सतह से उठने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण के धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जाने के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा ही विकिरण प्रवेश कर जाता है दक्षिणी ध्रुव के पास, तो उस प्रकाश को हम कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। सौर कलंक, आइए जानते हैं सौर कलंक क्या है। सूर्य की सतह के उस भाग से जहां से विद्युत चुंबकीय विकिरण या सौर ज्वालाएं उत्पन्न होकर दूर तक चली जाती हैं, वहां पर काले रंग का धब्बा बन जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि सौर ज्वालाओं के रूप में ऊष्मा सूर्य के बाहरी सतह से निकलकर अंतरिक्ष की तरफ चली जाती है, तो सूर्य का वह स्थान ठंडा हो जाता होगा। ठंडा हो जाने के कारण वो ब्लैक हो जाता है। ऐसे ब्लैक स्पॉट को हम सौर कलंक कहते हैं। यानी सौर ज्वालाएं कहां से उठती हैं? सूर्य सतह के सौर कलंक से उठती हैं। सौर कलंक स्थायी नहीं होता है, यह बनता और बिगड़ता रहता है। सौर कलंक के बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्षों की होती है। इस अवधि को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक चक्र। सौर कलंक चक्र कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष का। यानी कोई भी सौर कलंक 11 वर्षों में बनता है, बिगड़ जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो सोलर स्पॉट या फिर सौर कलंक से बाहर निकलकर धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वह धरती के बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है। उदाहरण के लिए हम मोबाइल से बात करते हैं, मोबाइल एक बेतार संचार प्रणाली है। इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, बेतार संचार प्रणाली है। आकाशवाणी दूरदर्शन देखते हैं, बेतार संचार प्रणाली है। तो ऐसे संचार प्रणाली को विद्युत चुंबकीय विकिरण जब प्रवेश करता है धरती के वायुमंडल में, तो बेतार संचार प्रणाली को ध्वस्त कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, धरती और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आपने सूर्य ग्रहण एक बहुत ही रोचक घटना है और कभी कभी देखा भी होगा। इसको अक्सर लोग एक्सरे रिपोर्ट जो होता है उसको आंख के सामने लगाकर देखते हैं, हालांकि वो भी हानिकारक है। उससे भी देखें तो सूर्य का बाहरी भाग सूर्य ग्रहण के समय अंगूठी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है। उसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना, आप समझ गए कोरोना क्या है? सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाहरी चमकता हुआ भाग। धरती से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी है ये। औसत दूरी मतलब पृथ्वी सूर्य से हमेशा एक समान दूरी पर चक्कर नहीं लगाता है, कभी नजदीक हो जाता है और कभी दूर हो जाता है। इसकी चर्चा हम ग्रहों या धरती पर चर्चा करते समय हम इसे बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान, हम तापमान पर चर्चा कर रहे हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूर्य का सबसे ज्यादा तापमान उसके केंद्र में पाया जाता है और सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेल्सियस। आपको पता ही होगा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं,
उस हिसाब से आप इसे लाख या करोड़ में बदल सकते हैं। किसी भी तारे की संभावित जीवन अवधि या उसका जीवन काल, कोई भी तारा हमेशा के लिए नहीं होता है, जन्म लेता है और उसका मृत्यु निश्चित है एक समय, क्योंकि हाइड्रोजन समाप्त होने योग्य है उसका। एक समय आता है कि किसी भी तारे का, सूर्य का भी हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा। किसी भी तारे की जीवन अवधि अनुमानतः 10 बिलियन वर्ष। तारे की अवधि कितनी होती है? 10 बिलियन वर्ष, अर्थात 10 अरब वर्ष। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष। इसका अर्थ है कि सूर्य अभी कितने वर्षों तक प्रकाश या ऊर्जा उत्सर्जित कर सकता है? 5 अरब वर्ष। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है, इसलिए 5 अरब वर्षों तक सूर्य जलता रहेगा, क्योंकि किसी भी तारे की जीवन अवधि लगभग 10 बिलियन वर्ष होती है या 10 अरब वर्ष होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ब्रह्मांड वाले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की थी कि ब्रह्मांडी दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि तारे एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एक तारे से दूसरे तारे तक प्रकाश पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। प्रकाश को पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी है ये। लेकिन धरती और सूर्य के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष में नहीं मापते। क्यों? क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। यानी अगर हम खगोलीय दूरी के संदर्भ में तुलना करें तो धरती और सूर्य के बीच की दूरी कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करें कि अगर सूर्य प्रकाश या ऊर्जा उत्पन्न करना अचानक से बंद कर दे, अचानक वहां अंधेरा हो जाए, तो पृथ्वी पर अंधेरा होने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट 20 सेकंड। यानी अगर वहां पे प्रकाश उत्पन्न होना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड बाद पृथ्वी पर भी अंधेरा हो जाएगा। हमने प्रकाश वर्ष की बात की तो हम उल्लिखित कर दें कि पारसिक, जिस तरह से प्रकाश वर्ष ब्रह्मांडी दूरी को मापने की इकाई है, उसी तरह से पारसिक प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है। एक पारसिक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। यानी ब्रह्मांडी दूरी को मापने की या दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई अगर प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर प्रकाश वर्ष नहीं होगा, आप पारसिक विकल्प को चुनेंगे। हमने सूर्य के बारे में आवश्यक तथ्यों पर चर्चा की। इसके बाद अब हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे आपके साथ। कुछ भी लिखने से पहले मैं एक मोटा मोटा खाका प्रस्तुत कर दूं। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है और न ही अपनी ऊर्जा होती है। वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उसी प्रकाश से धरती पर जीवन भी है, जो कि एकमात्र ज्ञात ग्रह है अब तक पूरे ब्रह्मांड में जहां तक पर की जीवन है।
तो धरती पर जीवन कैसे संभव हुआ? क्योंकि सूर्य ये हमें प्रकाश देता है। आप धरती पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत जानते हैं, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर आप जितने भी ऊर्जा के स्रोत जानते हैं, चाहे आप भोजन करते हैं, भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, चाहे पेट्रोलियम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उससे बिजली बनाते हैं। जिस रूप में बदलकर ऊर्जा को रूप बदलते हैं, हम रूप जरूर बदल सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को मूल रूप से जिस भी ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे गैस हो, चाहे कोयला हो, चाहे एलपीजी हो, एवरीथिंग, उस सभी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य से निकलने वाला प्रकाश। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश धरती पर विभिन्न रूपों में ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। फिलहाल हम यहाँ बता दें कि ग्रहों में न अपनी ऊर्जा है और न ही अपना प्रकाश, वे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। हमने जब सौरमंडल के सदस्यों की बात की थी तो हमारे दिमाग से एक चीज फिसल गई थी, वह है उपग्रह। सौरमंडल में ग्रहों के अलावा उपग्रह भी हैं और उसके बाद फिर स्थान आएगा क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, गैस और धूल का। 8 ग्रह हैं वर्तमान में। वर्तमान ग्रहों की परिभाषा के अनुसार सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। हम सूर्य से दूरी के आधार पर यहाँ लिखा भी हुआ है कि कौन सबसे नजदीक है और कौन सबसे दूर। सबसे नजदीक है बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी किस क्रम का ग्रह है? तीसरा। बृहस्पति किस क्रम का ग्रह है? इसे याद करना पड़ेगा आपको, या फिर आप ग्रहों का क्रम याद कर लीजिए, तो क्रम याद करने में या रिमाइंड करने में, रिकॉल करने में समस्या नहीं होगी। बृहस्पति किस क्रम का ग्रह है? 1 2 3 4 5। बृहस्पति 5वें क्रम का ग्रह है। मंगल किस क्रम का ग्रह है? 4थे क्रम का ग्रह है। इस तरह से ये ग्रहों का क्रम है। आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के आधार पर आपको हमने प्रयास किया है बनाने का। सबसे बड़ा ग्रह आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार के आधार पर दूसरा बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बाद जितने ग्रह हैं वो क्रम से है आकार के आधार पर। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण और 5वां सबसे बड़ा ग्रह वरुण। नहीं, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण। ये ग्रहों के आकार के हिसाब से क्रम है। 1 मिनट। पृथ्वी, अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी आकार के आधार पर अवरोही क्रम में कौन सा ग्रह है? अवरोही क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये क्रम है ग्रहों का। शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी आकार के हिसाब से, आकार के आधार पर 5वां बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर अन्य ग्रह हैं 6 7 8। पृथ्वी के बाद शुक्र है, इसके बाद मंगल है और इसके बाद बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, जो कि सूर्य के सबसे पास है। पृथ्वी और शुक्र के आकार में ज्यादा अंतर नहीं है। आकार में ये दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। शुक्र पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है और पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह भी शुक्र ही है। पृथ्वी, शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है और आकार में बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है।
आप ध्यान देंगे तो सूर्य के समीप के जो 4 ग्रह हैं ये अपेक्षाकृत छोटे हैं, और सूर्य के सबसे दूर स्थित जो 4 ग्रह हैं वो अपेक्षाकृत बड़े हैं। सूर्य के नजदीक स्थित ग्रह भारी पदार्थों के बने हुए हैं, इनका घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है और ये छोटे हैं, यानी भारी पदार्थों के बने हुए हैं, घनत्व अधिक है और छोटे हैं। शेष बाद के 4 ग्रह हल्के पदार्थों के बने हुए हैं, घनत्व यहाँ अधिक है और यहाँ पे घनत्व कम है, और ये ग्रह अपेक्षाकृत काफी बड़े हैं। सूर्य के चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह। बाद के चारों ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह अपने स्थान पर, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ग्रहों में 2 तरह की गतियां होती हैं। सभी ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं। अपने अक्ष पर जो घूर्णन करते हैं उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, और सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाते हैं तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। यानी 2 तरह की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। अधिकांश ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये ग्रह हैं शुक्र और अरुण। हमने अरुण के नीचे और शुक्र के नीचे ग्रहों में एक निशान लगाया है विशेष, यानी ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर बाकी शेष ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं तो शुक्र और अरुण उल्टा चक्र लगाते हैं। यानी 6 ग्रह यानी बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करते हैं, और शुक्र तथा अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सभी ग्रहों के पास अपना उपग्रह है। एकमात्र बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। हमने गलत बोल दिया। 2 ग्रह हैं जिनके पास उनके उपग्रह नहीं, एक बुध और दूसरा शुक्र। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। उपग्रह ऐसे पिंड हैं जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। धरती का एकमात्र उपग्रह है, आप जानते हैं, वो है चंद्रमा। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं। ये है फोबोस और डेमोस। मंगल ग्रह का उपग्रह डेमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा।
छोटा, अर्थात डेमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या शनि के पास है। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टिटॉन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि के पास, और उनमें सबसे बड़ा उपग्रह है टिटॉन। शनि की सबसे रहस्यमय विशेषता क्या है? शनि के चारों तरफ तस्तरी नुमा छल्ले पाए जाते हैं। हमने बृहस्पति के चारों तरफ बना दिया, इसे हम कट कर देते हैं। शनि के चारों तरफ तस्तरी नुमा छल्ले पाए जाते हैं, इन्हें हम वलय कहते हैं। वलयों की संख्या कितनी है? 7। शनि के चारों तरफ उसका परिक्रमण लगाते हुए 7 वलय पाए जाते हैं। ये वलय किसके बने हुए हैं? धूल के बने हुए हैं। तस्तरी नुमा है, पतले हैं, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, धूल के हैं। चक्कर क्यों लगाते हैं? शनि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अरुण अरुण के 2 उपग्रह हैं। ये है ट्राइटन और नेरेट। अरुण के 2 उपग्रह हैं, ट्राइटन और नेरेट। अरुण के आसपास भी छल्ले हैं, अर्थात वलय हैं। अरुण की वलयों की संख्या है 5। लेकिन सबसे आकर्षक वलय शनि के पास है, और वही सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। वलय किसके बने हुए हैं? धूल के। आते हैं अब वायुमंडल पर चर्चा करते हैं। सभी ग्रहों के पास वायुमंडल है, अर्थात सभी ग्रहों के आसपास गैस विद्यमान है, लेकिन बुध के पास वायुमंडल नहीं है। बुध के पास या उसके आसपास वायुमंडल नहीं है। इसके कारण बुध दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ही ठंडा हो जाता है। इसलिए जीवन की परिस्थितियां न के बराबर ही नहीं, बल्कि वहां जीवन असंभव है बुध पर। वायुमंडल किसी भी ग्रह के लिए कंबल की तरह काम करता है। अब कंबल की तरह काम करेगा तो कितना गर्म करेगा, वो गैसों के संगठन पर निर्भर करता है। कंबल का काम होता है गर्म करना। जैसे धरती के आसपास वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता और रात में सारी गर्मी निकलकर अंतरिक्ष में चली जाती। यानी दिन में अत्यधिक गर्म और रात में धरती बर्फीली हो जाती। इससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। अर्थात वायुमंडल के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है, या जीवन के रहने लायक निश्चित तापमान धरती पर कायम बन सका है। कैसे? यहाँ पर इसकी चर्चा बहुत प्रासंगिक नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं कि जो सौरिक विकिरण होता है वो लघु तरंगी होता है। उसकी तरंगें बहुत छोटी होती हैं
और उसे वायुमंडल नहीं रोक पाता, यानी सौरिक प्रकाश या विकिरण को वायुमंडल प्रवेश करने देता है और वह धरातल को गर्म करता है। लेकिन वायुमंडल जो धरातल को गर्म करता है, तो रात में जो धरातल से जो ऊष्मा निकलती है वो दीर्घ तरंगी होता है, यानी सूर्य से आने वाला विकिरण लघु तरंगी और धरातल से उठने वाली ऊष्मा दीर्घ तरंगी होती है। तो दीर्घ तरंगी ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो वायुमंडल उसे रोक लेता है, अंतरिक्ष में नहीं जाने देता। यानी वायुमंडल सूर्य की दीर्घ तरंगी विकिरण के लिए, सूर्य की लघु तरंगी विकिरण के लिए पारगम्य है, रोकता नहीं उसे। लेकिन धरातल से निकलने वाले दीर्घ तरंगी विकिरण के लिए हमारा वायुमंडल पारगम्य नहीं है, अर्थात उसे रोक लेता है। वायुमंडल में कौन सी गैस इस काम में मुख्य भूमिका निभाती है? हमारी धरती के वायुमंडल में ऐसी प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो कि दीर्घ तरंगी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, अर्थात जो धरती से, जो धरातल से जो ऊष्मा रात में निकलती है गर्म होने के बाद, उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेता है, जिस कारण धरती पर जीवन लायक परिस्थितियां बनी रहती हैं, अर्थात यह बहुत ही ठंडा नहीं हो पाता है। इस बात का उल्लेख यहाँ इसलिए किया गया क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आमतौर पर बदनाम गैस है, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में कम लोग जानते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में नहीं होता तो धरती पर जीवन संभव नहीं हो पाता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। तो हमने बताया कि बुध पर वायुमंडल ही नहीं है, अर्थात दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा। आज हमने आपको सूर्य और उसके आसपास परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों के बारे में समझाया और चर्चा की। इसके अलावा हम उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्कापिंडों, धूमकेतुओं के बारे में इसके अगले अध्याय या अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे आप भरसक प्रयास करिए कि सुनने के बाद लिख लिया करिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं या तैयारी की राह में नए नए हैं, यह आपके लिए लाभकारी होगा। नमस्कार।